नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। इससे छात्रों को फिलहाल राहत तो मिल गई है, लेकिन कई सवाल जरूर पैदा हो गए हैं। हालांकि अदालत के अध्यादेश को आंशिक रूप से ही अदालत का जो आदेश था उसको आंशिक रूप से ही उल्टा गया है, लेकिन सवाल यहीं से पैदा होता है कि क्या जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नीट की ज़रूरत पर बल दिया था, अब वो मुद्दे नहीं रहे। सवाल तो पहले ये भी उठा था कि क्या नीट के जरिए दाखिले की प्रक्रिया को अंजाम देना सही है, क्या नीट जो है वो सही तरीका है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए मैंडेट किए गए आदेश को बदलना क्या ज़रूरी था, क्या इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन रही है, या फिर ये माना जाए कि जनता की राय इसी के साथ थी और जनता की राय को देखकर कार्यपालिका का ये कदम उठाना एक लोकतंत्र में जायज़ माना जाएगा। यानी सवाल हमारे सामने बहुत हैं कि क्या जिस तरह से मेडिकल के कोर्सेज में दाखिले हो रहे हैं उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या नीट सही तरीका है, अगर नहीं है तो क्या जो पहले तरीका अपनाया जा रहा था वो ठीक है या वाकई कोई बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, और क्या एक बार अदालत के आदेश के बाद इस तरह से ऑर्डिनेंस लाके सरकार का कदम उठाना ठीक है। यानी कई तरह के सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं। कई मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर तलत अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ अमन सिन्हा मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। तीसरे मेहमान प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता हैं, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सोशल साइंसेज से, जेएनयू से आते हैं। और साथ ही डॉक्टर धीरज बहल भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीएमओ हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर तलत साहब, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ मैं कि जिस तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब सरकार ने जो अदालत का आदेश था उसको आंशिक रूप से पार्शियली उसको उलटने की कोशिश की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में था फिलहाल यही ठीक था? मैं समझता हूँ कि अभी जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है उससे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो हमारी जामिया मिलिया है, तो वहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि एको हो रहा है बहुत। जी तलत साहब, बात पूरी कीजिए। जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है उससे जामिया मिलिया जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो नीट का जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो भी यही था कि सारे यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करेंगे, ये सारे इंस्टीट्यूशंस फॉलो करेंगे। तो अब जो ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद भी हम लोगों को नीट के साथ ही रहना है, और मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ये अच्छा कदम है जिसमें एक फेयर प्ले मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को और सारे हिंदुस्तान के बच्चों को एक लेवल ग्राउंड मिलेगा जिसमें जो सबसे अच्छे होंगे वो चुने जाएंगे। यानी एक पॉलिसी डिसीजन के तौर पर आप इसे ठीक मानते हैं कि नीट लागू होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो इससे प्रभावित नहीं होती। मैं समझता हूँ, जी हाँ, इससे अफेक्ट नहीं होती सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या? स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो है अभी हम सोचते हैं कुछ स्टेट्स में ही वो करते हैं कंडक्ट, अदरवाइज तो जनरली ये वैसे भी कंबाइंड ही होता था एग्जामिनेशन। तो हम समझते हैं एक लिहाज से ये अच्छा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बल्कि खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटेशन फीस की और इस तरह की चीज़ों की, मुझे लगता है उस पर एक रोक लग जाएगी जो कि एक अच्छा कदम होगा। जी और जो सही जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं को पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, लेकिन तलत साहब इसमें दो समस्याएं थी। पहली बात तो ये थी कि ये माना जा रहा था कि जब तक नीट लागू नहीं हो रहा था तब तक लगभग 90 तरह के एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन वो लिए जा रहे थे, जिसमें पैसे की गुंजाइश होती थी कि आप जो है भ्रष्टाचार करप्शन की काफ़ी बड़ी गुंजाइश होती थी। दूसरी बात इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके जो करिकुलम है, जो उनके पाठ्यक्रम है, दरअसल वो बिल्कुल अलग अलग थे। और ख़ासकर ऐसे में आप किस तरह से एक नीट जो है एक एग्ज़ाम को लाकर सब में यूनिफॉर्मिटी ला देंगे, ये इसके खिलाफ दो दलीलें जा रही थी। एक दलील इसके खिलाफ थी कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन दें, दूसरी दलील जो है वो नीट के खिलाफ है। देखिए, ऐसा है कि मैं जैसे देखता हूँ जो आईआईटी जेईई जैसे होता है तो सारे स्टेट्स के लिए सेम होता है
और अगर वो हर स्टेट्स की पढ़ाई अलग भी होती है तब भी अल्टीमेटली जो बच्चे, और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, ये ऐसा तो है नहीं कि इसमें दूसरे सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के या मैथमेटिक्स के बच्चों के इम्तहान देना, इसमें इनको देना है जिनको डॉक्टर बनना है। तो उनकी पढ़ाई तो इन जनरल एक्सपेक्ट मैं करूंगा कि वो सबकी सेम होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जैसा आपने कहा कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। जी। प्रोफेसर अजीत दास गुप्ता, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक बार अदालत का ये कहना कि सब कुछ जो है हम स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, इसको पूरे तरीके से अंग्रेजी में कहें तो आयन आउट कर देंगे, करप्शन ज़्यादा होता है, अलग अलग तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें बहुत टाइम टेकिंग भी है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, इस सब को दरकिनार करके कोर्ट ने कहा कि एक एग्जाम होगा, एक तरह से जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब अध्यादेश आके ये फिर उसके उलट हो गया, आधा तो वही रहा, आधा नहीं रहा, तो फिर असमंजस हो गया। इनफैक्ट नीट फेज़ 1 भी हो चुका है ऑलरेडी इस साल, ये 2 है। हाँ ये 2 है। ये जाहिर है कि अलग अलग एग्जामिनेशंस जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। और जैसे कि आपने कहा कि हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस है, कई स्टेट्स ने इसका प्रोटेस्ट भी किया है, कई स्टेट्स ने ये भी दर्शाया है कि उनके स्टूडेंट्स को वो एक्सक्लूडेड भी हो सकते हैं रिलेटिवली। और कई स्टेट्स में ये भी क्लेम किया है कि उनका जो अपने सिस्टम है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए इतना ही लागू है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्लस्टर्स ऑफ टेस्ट्स हैं। और ये भी सही है कि 30 से 40 स्टेट बोर्ड्स हैं जिससे उनके सिलेबस और उनके एंट्रेंसेस अलाइंड हैं। तो इसलिए इन प्रिंसिपल एक टेस्ट होने से जाहिर है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुविधा होगी। एट द सेम टाइम ये ट्रांजिशन पीरियड को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, ये मुख्य चैलेंज है। नहीं, तो जो अध्यादेश के जरिए जो करने की कोशिश की गई है कि 1 साल के अंदर, पहली बात तो 1 साल के लिए ये है सिर्फ ये फैसिलिटी अवेलेबल, दूसरी बात इसमें यह है कि अंडर ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर सकते। तीसरी इसमें खास बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि क्या पहले से ही एक उलझे मामले को और उलझा दिया गया है या फिलहाल के लिए कम से कम राहत है? ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि फ़िलहाल ये एक टेम्परेरी एक स्टेप है, क्योंकि कोर्ट ने भी कोई ट्रांजिशन का जो रोड मैप है, ट्रांजिशन का कोई रोड मैप नहीं था। कोर्ट का जो आदेश है वो भी यही था कि एक सिंगल एग्ज़ाम चालू किया जाए, पर ट्रांजिशन का रोड मैप क्या है? वन नीड सम टाइम टू टाइड ओवर दिस पीरियड। आपकी क्या राय है? इससे पहले कि अमन सिन्हा जी की तरफ मैं जाऊं और इसको ये समझूं कि वाकई इसको एक टेम्परेरी जो है वो एक राहत, एक फौरी राहत के तौर पे देखा जाए या वाकई ये कि लार्जर पॉलिसी डिसीजन माना जाएगा, डॉक्टर धीरज बहल, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये सारा जो प्रक्रिया है, एक मेडिकल एजुकेशन हमारे देश में जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, लगभग 412 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं और 50-52 हज़ार के करीब मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं। हमारे देश में इतनी रीजनल वेरिएशन है, इथनिक वेरिएशन है, जियोग्राफिकल वेरिएशन है, लैंग्वेज वेरिएशन है, हर 70 किलोमीटर के बाद में कल्चर चेंज हो जाता है। इसको एक मेडिकल एजुकेशन को एक यूनिफॉर्म पैटर्न लाने के लिए ये एक अटेम्प्ट किया गया था सन 2012 में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये प्रपोज किया कि इसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे लेके आइए, और 2013 में कर भी दिया, टेस्ट हो भी गया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, जो भी रीज़न थे। और उसके बाद ये समझो एक कोल्ड स्टोरेज में ही चला गया। लेकिन 2016 में अप्रैल में दोबारा से इसको एक पिटीशन के थ्रू इसको रिव्यू किया गया, और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज़ थे, स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज़ थे कि हमारे जो सिलेबस है वो अलग अलग है, फिर हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। साउथ में ही 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो उनका सिलेबस और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से उनकी ये एक तरह से इनकी एक प्रार्थना थी कि इसको डेफर किया जाए या ना ही किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक बैलेंसिंग एक्ट ला के क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, इक्वालिटी को, यूनिफॉर्मिटी को, तीनों चीज़ों को उन्होंने एक नज़र से रखते हुए। लेकिन यूनिफॉर्मिटी कहाँ हुई इसमें? यूनिफॉर्मिटी को नीट के थ्रू आएगी। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, जब अध्यादेश के जरिए उसको उलट दिया गया, 1 साल के पार्शियल रोल बैक किया, पार्शियल है, शायद उनका ये है कि
डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा ना हो जाए। 1 साल की तो बात है, थोड़ा सा वक्त मिल जाए जहाँ इस इतने दौरान। साल गुजर गए, बीत गए, अगर 1 साल थोड़ा सा ले लिया जाए यूनिफॉर्म पैटर्न में, सबकी एक्सेप्टेंस हो जाए, यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस हो जाएगी। जी, इसलिए ये अध्यादेश जारी किया गया। अमन सिन्हा जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? फिलहाल विपक्ष का तो आरोप यह है कि सरकार जो है दबाव में आ गई है राज्य सरकारों के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, और इससे जो पहले चिंता थी सुप्रीम कोर्ट की कि भ्रष्टाचार को सीधे सीधे रास्ता मिलता था, अब वापस वो रास्ता फिर खुल गया उनके लिए। नहीं, ये कहना तो बहुत अनुचित होगा आरफा जी। और सरकार कमिटेड है नीट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी दिशा में एक उठाया हुआ कदम है। 16 मई को सभी राज्यों के, प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, और उसमें उन्होंने जो कंसर्न्स हैं सारे रेज़ किए थे कि कई जगह जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो गए हैं, या बच्चे रीजनल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सिलेबस भी डिफरेंट है। तो कई तरह के कंसर्न्स यूनानिमसली सभी करीब करीब हेल्थ मिनिस्टर्स ने रेज़ किए थे। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये सब कंसर्न्स रेज़ किए गए थे। तो उन्हीं कंसर्न्स के मद्देनज़र ट्रांजिशन पीरियड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई हानि क्षति ना पहुँचे, और लॉन्ग टर्म में नीट का इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर करने के लिए ये केंद्र सरकार ने ये जो है ये कदम उठाया। और मुझे लगता है इससे स्पष्टता आई है, क्लैरिटी आई है, और एक ट्रांजिशन के प्रोसेस को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम मूव है। अमन सिन्हा जी, चूंकि आप नेता होने के अलावा एक वकील भी हैं और इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जुडिशरी में ही इसको लेकर एक आम राय नहीं है? अगर आपको याद होगा तो जो चीफ जस्टिस थे पहले, अल्तमश कबीर साहब, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया था, इसकी वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया था रिटायर होने से ठीक 1 दिन पहले। नहीं, देखिए, ये तो लीगल जुडिशियल प्रोसेस है, और कोर्ट में ये जुडिशियल डोमेन में ऐसा होता है, कभी कोई ऑर्डर होता है अपील में या रिव्यू में, उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो इसलिए या उसकी अपील अलाउ हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता है। पर ये बात सही है कि जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है, इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि एक जो असमंजस की या कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो रही थी, उसको भी एड्रेस करने के लिए आवश्यक था। और क्योंकि इसमें अर्जेंसी थी आरफा जी, जैसा हमारे मित्र भी सब बता रहे थे कि कुछ जगह एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, कुछ जगह कुछ पार्ट हो गया था, कुछ बाकी था, तो इसलिए बच्चों को भी कन्फ्यूजन होता। तो ओवरऑल पूरी स्थिति को टोटलिटी में एड्रेस किया गया, ये ट्रांजिशन पीरियड को एड्रेस किया गया, और अगले साल से नीट का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाए, इसको भी इस ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। जी हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्याएं जो उठ रही थी नीट को लेकर, इसके अलावा कि भ्रष्टाचार के लिए रास्ते खुल रहे थे, जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही थी कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक तरह का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, क्या उसको लेकर जो असमंजस है वो अभी ख़त्म हुआ या नहीं? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि नीट तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही, सिर्फ 1 साल के लिए आंशिक तौर पर फौरी राहत देने के लिए, अभी के असमंजस को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया गया है सरकार के जरिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि असमंजस को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जो ऑर्डर है वो रिकॉल किया था, पहला ऑर्डर, और गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था दैट विल होल्ड फोर्स, जो 2010 का नोटिफिकेशन था, और गवर्नमेंट इंटाइटल्ड थी उसमें देशकाल परिस्थिति को देखते हुए कुछ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन करने को। और टेम्पररी ये कदम, आपने सही कहा, असमंजस को दूर करने के लिए उठाया गया, असमंजस पैदा करने के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस जो आप सजेस्ट कर रही थी वो होती हैं। और मैं ये भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा आरफा जी कि अभी भी ये चॉइस जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास छोड़ दी गई है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी सीट पे इस साल नीट ही करे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो नीट एग्ज़ाम ही कंडक्ट करे। पर क्योंकि सभी स्टेट्स ने कंसर्न्स रेज किए थे, इसलिए भारत सरकार का दायित्व था इन कंसर्न्स को एड्रेस करना, और कई लाखों स्टूडेंट्स के भी भविष्य का सवाल था। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है स्मूथली हो जाए और नीट का इम्प्लीमेंटेशन अगले साल से पूरी तरह से हो जाए, ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया। और बस अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में और जहाँ पे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं बस उसी में किया जाएगा, और ये और कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अभी नीट ही उसी का एग्ज़ाम होगा। जी,
तलत साहब ये बताइए फिलहाल कि अगर ओवरऑल देखें कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में और कितने डॉक्टर्स जो हैं हम पैदा करते हैं साल में, अगर इसको देखा जाए तो करीब 422 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 50% से भी ज़्यादा, करीब 55% के आसपास जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस हैं। बड़ी तादाद इसमें जो है वो स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस की भी है, प्राइवेट के अलावा जो स्टेट ओन्ड हैं। तो यानी ये बात हुई कि इस साल तो कम से कम जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन है वो नीट से हट कर ही होगा। आप ये कह रहे थे कि नीट के ज़रिए दरअसल ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक एग्ज़ाम भी होता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट्स उसमें शामिल कर दिए जाएंगे, आखिरकार पढ़ाया या जो पूछे जाएंगे सवाल वो तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ये होगा कि हर जगह जो डिफरेंट स्टेट्स में जैसे बता रहे कि सिलेबस अलग है, ये पढ़ाने का या ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। दे हैव टू प्रिपेयर एग्जाम्स इन द सेम वे। अभी जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आईआईटीज़ के एग्जाम्स का होता है, जिसे सिर्फ आईआईटी ना लेकर के बहुत सारी दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ से वो रैंक्स लेकर के अपने एडमिशन पूरे करते हैं। उसमें फ़ायदा यह होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे जामिया है हमारे यहाँ डेंटल के बच्चे आएंगे तो ये सारे हिंदुस्तान से एक पॉपुलेशन को चांस मिलेगा, जहाँ जिसको पढ़ना है वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जो है अपनी रैंक किस तरह से करते हैं। और जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे उनको मिलेगा चांस। तो इसमें जो है कि अगर कोई डाउन ट्रॉडन है बट ब्रिलियंट है, ही विल गेट। वी हैव सीन दिस इज हैपनिंग इन आईआईटी एग्जाम्स। तो हम समझते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और अभी जो है जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ स्टेट्स में, मुझे पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में उन लोगों ने सारी डेट वेट अनाउंस की हुई थी, बड़ा कन्फ्यूजन था, तो शायद वहाँ के बच्चों को एक राहत मिल जाएगी कि इस दफ़ा हम इस तरह से प्रिपेयर किए थे कि अपने स्टेट के लिहाज से हम एग्ज़ाम देंगे, तो आगे आने वाले साल में वो ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। लेकिन तलत साहब इसमें दो समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो सिलेबस है उसमें जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, अलग अलग तरह का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि एक बार जब नीट लागू होता है तो उसके बाद ये जो सिलेबस की जो डाइवर्सिटी है ये खत्म कर देनी चाहिए? दूसरी बात ये है कि अभी कई राज्य ऐसे हैं जो ये खत्म करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है? क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं, वो इस साल से हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर करें, जिन बच्चों को भी एग्जाम देना है नीट का, दे हैव टू प्रिपेयर इन ए वे। तो सिलेबस जाहिर है अल्टीमेटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी पॉसिबिलिटी यही एक्सप्लोर की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी हो। अभी यूजीसी का भी जो सिलेबस बना है उसमें सिर्फ 20% डाइवर्जन का पॉसिबिलिटी, ताकि सारे जगह जो है पढ़ाई एक सी हो सारे हिंदुस्तान में और सारे बच्चों को मौका मिले कि वो नेशनल टेस्ट में आराम से हिस्सा ले सकें। जी अमन सिन्हा जी, लेकिन समस्या की बात यह है कि हम जिस तरह के संघीय ढांचे में रहते हैं वहाँ पर जो स्टेट्स की जो अपनी पावर्स हैं या स्टेट्स की जो अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, उस लैंग्वेज की जो अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, क्या उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? जयललिता जो मुख्यमंत्री हैं, अभी फिलहाल ताज़ा फिर से चुनी गई हैं तमिलनाडु की, उन्होंने फिलहाल लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री मोदी को, कि ये इस बात का ध्यान रखिए कि न सिर्फ इस साल बल्कि आगे भी हमें कभी भी नीट को लागू करने के लिए ना कहा जाए। किस तरह से डील करेगी सरकार? देखिए ये तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं आरफा जी, देखिए ये सभी आर्गुमेंट्स सभी स्टेट्स ने ये सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखे, कोर्ट ने सब कुछ फैक्टर इन करके और उसके बाद अपना जजमेंट जो है वो सुनाया है और नीट एग्ज़ाम ही होगा इस बात को स्पष्ट किया है। और गवर्नमेंट भी कमिटेड है नीट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा मैंने कहा। तो अभी जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें जो इस तरह का एक कन्फ्यूजन की स्थिति ना आए, उसी को एड्रेस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेके आई और ये स्पष्टता किया। पर जहाँ तक इन सब दलीलों की बात है आरफा जी, आप जानती हैं, हमारे सारे मित्र भी जो यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि ये सारे आर्गूमेंट्स सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, और सबको सुन के उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है। तो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, पर जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है उसमें जो भी दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। और अगले साल से उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होगा। इस साल भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस साल भी बस स्टेट गवर्नमेंट की जो
सीट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब जगह नीट का एग्जाम होगा। और ये ऑप्शन जैसा आपने संघीय ढांचे की बात की, इस ऑर्डिनेंस में तो बल्कि ये चॉइस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स अवेल कर सकते हैं अपनी, जहां उनकी स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स हैं उनके प्रदेशों में, और अगर वो नहीं अवेल करना चाहते हैं तो वहां नीट का एग्जाम ही होगा। धीरज बहल जी, बताइए फिलहाल कि जिस तरह से तलत अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हाँ सभी के जो हैं वो सिलेबस करिकुलम एक जैसे कर दिए जाएं, क्या आप उनकी राय से सहमत हैं? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? मेडिकल साइंस एक यूनिफॉर्म पढ़ाई तो यूनिफॉर्म है, ह्यूमन बॉडी, उस पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी एप्लीकेशंस हैं मेडिसिन की वो यूनिफॉर्म है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 2012 में ये डिस्क्राइब कर चुकी है और ये इनफैक्ट ऑलरेडी हो भी रहा है, लेकिन उस पर एक मोहर लगानी है। मोहर MCA ने 2012 में लगा दी कि ये सिलेबस है वो और नीट के थ्रू होगा, उसको उन्होंने ओवर रूल किया। अब मैं ये मानता हूँ कि 2013 में जो एक तरह से संशोधन कह लो, संशोधन किया गया और 2016 में पुनर्संशोधन हुआ। जब हमारे संविधान में 66 साल में 100 संशोधन हो चुके हैं, तो यहाँ पर कोई गिने चुने ही हैं। और संशोधन का मतलब है जो रिवर्स किया गया था डिसीजन 2013 में, उसमें जनता का या सारे देश का गतिरोध या रिसेंटमेंट ज़्यादा थी। इस बार इतना रिसेंटमेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस है, मेरा ये मानना है। तो ये जब इस हम दिशा में चल रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा है। थोड़ा सा क्योंकि टाइम फ्रेम कम था हमारे पास, 3 महीने ही, इसको मद्देनजर में और जो रखते हुए, भाषा की रुकावट है, यस, भाषा की रुकावट है, रीजन की, जैसे मैंने बताया डाइवर्स, इतना हमारा 125 करोड़ का देश है, 30 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इतना वेरिएशन है, सबको यूनिफॉर्म करना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाना। आपको लगता है ये मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग जो राज्य हैं वो भी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? जयललिता ने साफ तौर पर लिख दिया है कि आगे फ्यूचर में भी हमें ना कहा जाए। जो ये डिसीजन लिया गया, सबके इनपुट लेके किया गया 16 मई को, सर्वदलीय सहमति थी इसमें सबकी। राजीव दास गुप्ता, ये बताइए फिलहाल कि अब आखिरी 2 मिनट बचे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। जो पुराना मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर था, आपको लगता है कि जब नीट एक बार इम्प्लीमेंट होगा इस साल के अलावा, तो क्या उस मुद्दे को सुलझाया जा सकेगा? दूसरी बात कि क्या ये व्यवहारिक तौर पर, क्या प्रैक्टिकली आपको ये संभव नज़र आ रहा है कि तमाम जो स्टेट्स हैं, जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सबको मिला के, जिनकी तादाद 422 के आसपास है, उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एक करिकुलम अप्लाई किया जाए, एक तरह का सिलेबस हो? शायद हम ये समझ रहे हैं कि करिकुलम एक करने से प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड हो जाएगा। दे आर नॉट सिनोनिमस। अगर प्राइवेट कॉलेजेस को रेगुलेट करना है तो उसको रेगुलेट करें, उसके लिए गवर्नेंस टूल्स का इस्तेमाल करें। करिकुलम से रेगुलेशन नहीं आएगा। और करिकुलम की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग सिलेबस है, ये आर्ग्यूमेंट है कि एजुकेशन इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये कहना कि एक टेस्ट आने से प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट हो जाएगा, ये हम कहीं, इसमें एक असमंजस्य है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये संभव है व्यवहारिक तौर पे कि सिलेबस जो है वो एक हो सके पूरे देश के लिए तमाम मेडिकल कॉलेजेस में? देखिए, एंट्रेंस जो हो रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे हो रहा है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे हो रहा है। सिलेबस में अंतर है डेफिनेटली। अगर दो जो केंद्रीय बोर्ड है, ISC और CBSE, उसमें भी अंतर है, काफ़ी अंतर है। एग्ज़ाम स्टाइल्स का अंतर है, और जाहिर है कि स्टेट्स में अंतर है। एट द सेम टाइम हमारे देश में कोई स्टैंडर्डाइज स्कोर सिस्टम नहीं है। जो बड़े देश हैं, जहाँ अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे USA है, देयर इज ए स्टैंडर्डाइज स्कोर, और स्टैंडर्डाइज स्कोर के आधार पर हायर इंस्टीट्यूशंस उसको इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्डाइज स्कोर्स को। और जिनको हायर एजुकेशन में जाना है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देते हैं, चाहे वो लॉ में जाए, चाहे मेडिसिन में जाए, या कोई अदर प्रोफेशनल एजुकेशन में जाए। तो स्टेट बोर्ड्स में समानता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी वापस एडमिशन टेस्ट लाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देयर आर ह्यूज डिस्पैरिटीज इन स्टैंडर्ड्स, और इसको जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, इसका नॉर्मलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मूव टुवर्ड्स द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, जिसका मल्टीपल इस्तेमाल एप्लीकेशन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल एक साल प्राइवेट रेगुलेट होगा या नहीं, वो अलग सवाल, वो अलग बात है। 1 साल का वक्त फिलहाल मिल गया है जो सरकार ने कम से कम ले लिया है। फिलहाल उसको देखने की बात यह है कि 1 साल में जो तमाम तरह के सवाल जो इस कार्यक्रम में हमने चर्चा में लाए हैं, कि क्या वो सब हल हो पाते हैं। मैं जानती हूँ अमन सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो फिलहाल कम से कम फौरी तौर पर तो छात्रों के लिए कुछ राहत का जो है सबब बन के आया है, लेकिन आगे ये देखना होगा कि क्या वाकई नीट को लेकर जो स्वीकार्यता कुछ लोगों में नहीं है वो बन पाती है इस
इस एक साल के दौरान या नहीं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।